नमस्ते। कभी सोचा है कि जो एग्जाम में टॉप करते हैं उनके नोट्स आखिर दिखते कैसे हैं? चलो आज उन्हीं के नोट्स के पन्ने पलटते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास को एकदम फटाफट कुछ ही मिनटों में समझ लेते हैं। ये होने वाला है आपकी तैयारी का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका। तो ये देखिए, ये है हमारी विषय सूची, मतलब हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाई इतिहास की टाइमलाइन को समझे कैसे। फिर हम देखेंगे कि भारत में पहली बस्तियां और सभ्यताएं कैसे बनी। और आखिर में हम पहुंचेंगे उन बड़े बड़े साम्राज्यों तक जिन्होंने भारत का नक्शा ही बदल के रख दिया। तो तैयार हैं? चलिए, पहला पड़ाव है। चलिए तो आ गए हम अपने पहले चैप्टर पर, इतिहास को समझना। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना सबसे जरूरी चीज होती है उसकी टाइमलाइन। मतलब कौन सी घटना कब हुई ये पता होना चाहिए। और इतिहास में ये पूरा खेल शुरू होता है दो बहुत ही जरूरी शब्दों से, ईपू और ईसवी, मतलब बीसी और एडी। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म एक 0 पॉइंट है, एक सेंटर। इससे पहले का जो भी टाइम है वो है बीसी, यानी ईसा पूर्व, और इसमें गिनती उल्टी चलती है। मतलब 300 बीसी पहले आया, फिर 200 बीसी, और 0 के बाद का समय है एडी, यानी ईसवी, जो सीधा आगे बढ़ता है। बस यही वो चाबी है जिससे इतिहास की सारी तारीखें अपनी अपनी जगह पर फिट हो जाती हैं। अब इतिहासकारों ने ना पूरे अतीत को समझने के लिए एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाला है। उन्होंने इसे लिखावट के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला, प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो जमाना जब इंसान को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। फिर आया आद्य ऐतिहासिक काल। ये बड़ा रहस्यमयी दौर है। यहाँ लिखावट तो मिली है, जैसे हड़प्पा की लिपि, पर भाई उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जहां से हमें लिखे हुए सबूत भी मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, अब टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत बहुत पीछे, मानवता के एकदम बचपन में। हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल की। इसे पाषाण युग यानी स्टोन एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा हथियार, सब कुछ पत्थर ही था। और इसी पत्थर के सहारे हमारे पूर्वजों ने आग जलाना, शिकार करना और जिंदा रहना सीखा। अच्छा, तो ये जो पाषाण युग था ना, ये भी 3 स्टेप्स में आगे बढ़ा। सबसे पहले पुरा पाषाण। इसमें इंसान बड़े बेडौल पत्थरों से काम चलाता था। फिर आया मध्य पाषाण। यहां तक आते आते औजार छोटे, नुकीले और बेहतर हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। और यहीं पर पहली बार जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू हुआ। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था नवपाषाण काल। यहां हुई खेती की खोज, एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया, और यहीं से गांव बसने शुरू हुए। तो पत्थर का जमाना अब खत्म हो रहा था, और फिर हुई एक ऐसी खोज जिसने सच में सब कुछ बदल दिया, धातु यानी मेटल। और यहीं से शुरू हुआ आद्य ऐतिहासिक काल। पहले आया कांसा, मतलब ब्रॉन्ज, और फिर आया लोहा, आयरन। इन धातुओं ने औजारों, हथियारों और पूरे समाज को एक ऐसी स्पीड दी जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जानते हैं, इसी ब्रॉन्ज एज ने किसे जन्म दिया? भारत की पहली शहरी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक विशाल, एकदम प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। इनके शहरों की प्लानिंग, इनकी नालियों का सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के इंजीनियर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं। जरा इन नोट्स में लिखे पॉइंट्स पर नजर डालिए। शहर कैसे थे? एकदम ग्रिड पैटर्न पर बने हुए, जैसे आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क हो। टेक्नोलॉजी, अरे कांसे को पिघलाकर औजार बनाने में माहिर थे। ट्रेड, मेसोपोटामिया तक, मतलब आज के इराक तक इनका व्यापार चलता था। लेकिन एक चीज आज भी एक पहेली है, इनकी लिखावट। एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। सोचिए तो, वो क्या राज थे जो वो हमें बताना चाहते थे? तो जब सिंधु घाटी के शानदार शहर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए, तब भारत में एक नए दौर की आहट सुनाई दी। ये था वैदिक काल। इस दौर की पहचान आप कह सकते हैं 2 बड़ी चीजों से है। पहला, लोहे का इस्तेमाल, जिसने खेती से लेकर लड़ाई तक हर चीज का तरीका बदल दिया। और दूसरा, वेदों की रचना, वो महान ग्रंथ जिनका ज्ञान आज भी हमारी संस्कृति और सोच की बुनियाद है। चलिए, अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां से अंधेरा छटने लगता है। मतलब अब हम ऐतिहासिक काल में हैं।
यहाँ से हमें ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये वो दौर था जब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे कबीले आपस में मिल रहे थे और बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों को जन्म दे रहे थे। और इस एकीकरण की, इस जुड़ाव की पहली झलक हमें कहाँ मिलती है? महाजनपदों में। सोचकर देखिए, आज से करीब 2500 साल पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में 16 बड़े बड़े राज्य खड़े हो गए थे। ये आपस में लड़ते झगड़ते भी थे और एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे। और इन्हीं की आपस की खींचतान से वो जमीन तैयार हुई जिस पर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा होने वाला था। और उन 16 महाजनपदों के बीच जो रेस चल रही थी, उसमें एक विनर निकला, मगध। और इसी मगध की जमीन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी, महान मौर्य साम्राज्य। ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, ये इतना विशाल था कि इसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे एकजुट कर दिया। और हाँ, इसी वंश ने हमें सम्राट अशोक जैसा शासक दिया, जिसने कलिंग युद्ध के बाद हथियार छोड़कर शांति और धर्म का रास्ता अपनाया। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के कई सौ सालों बाद एक बार फिर भारत में एक महान साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। और इस दौर को यूं ही भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज नहीं कहते, वजह बिल्कुल साफ है। इसी दौर में तो आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा साहित्य रचा और भारत की कला और आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंच गए। तो हजारों साल का ये लंबा सफर, इसका आखिर मतलब क्या है? क्यों पढ़े हम इस अतीत को? हम अपनी नोटबुक के आखिरी पन्ने पर आ गए हैं और यही पन्ना हमें इस सवाल का जवाब देगा, इतिहास का महत्व क्या है? देखिए, प्राचीन इतिहास असल में हमें बताता है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। ये हमें दिखाता है कि भारत की जमीन पर हमेशा से एक मिली-जुली संस्कृति रही है, एक ऐसी जगह जहां बौद्ध, जैन, हिंदू, अलग-अलग सोच, अलग-अलग विचार एक साथ बढ़े। आज हम जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, उसकी जड़ें यहीं हैं, इसी अतीत में। और यहीं से भारतवर्ष का एक अखंड भूमि का आइडिया पैदा हुआ। तो आखिर में ये नोट्स हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने और कैसे वो मिट गए। हमने क्रांतियां भी देखी और महान खोजे भी। तो ये पूरा अतीत अपनी सारी जीतों और अपनी सारी गलतियों के साथ हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।